Assalamu alaikum. My name is Muhammad Shafiq. But today we are going to start a very important topic, that is IELTS Writing Task 1 Academic. इसमें दो चार्ट दिए गए हैं और बहुत सारे मेरे जो राइटिंग टास्क 1 एकेडमिक हैं वो आ चुके हैं। तो यहाँ जो 2 चार्ट हैं इसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले इसके टॉपिक की तरफ आते हैं। द फर्स्ट चार्ट बिलो शोज द रिजल्ट ऑफ द सर्वे दैट सैंपल अ क्रॉस सेक्शन ऑफ 1 लाख पीपल। 1 लाख मीन 100,000 people asking if they travel abroad and why they travel for the period 1994 to 1998. The second chart shows their destination over the same period. तो यहाँ पे हम देखते हैं दो चार्ट हैं। पहला चार्ट जो है विजिट अब्रॉड बाय द यूके रेजिडेंट बाय द पर्पज ऑफ विजिट। देखना है कि इनका पर्पज ऑफ विजिट क्या है। पहले चार्ट में पर्पज ऑफ विजिट है जो यहाँ पे लिखा है, इन पे डिटेल पे हम बात करते हैं आगे। द सेकेंड जो चार्ट है डेस्टिनेशन ऑफ द विजिट अब्रॉड बाय द यूके रेजिडेंट, यानी इनके मेन डेस्टिनेशन कौन से थे, मेन रीजन कौन से थे जहां ये जाना चाहते थे। तो पहला पर्पस या रीजन कह सकते हैं कि क्या रीजन है कि ये विजिट कर रहे हैं, और दूसरा इसकी रीजन कौन सी है, इलाके कौन से हैं जहां ये जाना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि राइटिंग टास्क स्टार्ट करने से पहले मैंने जो हाईलाइट किया है, मैं चाहता हूं हर पैराग्राफ के स्टार्ट में आप सिक्वेंसर या एक नया फ्रेज लेकर आए जिससे आप बहुत अच्छे बैंड ले सकते हैं, 7+ बैंड हासिल कर सकते हैं। और बहुत सारे और भी टूल और टैक्टिक्स हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन राइटिंग टास्क स्टार्ट अभी नहीं कर रहे, लेकिन सिर्फ मैं टूल और टैक्टिक्स पहले बताने लगा हूं। तो देखें, पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले द फर्स्ट का सीक्वेंसर यूज किया है, एज फॉर एज यानी का सीक्वेंसर यूज किया है। मीनिंग में एंड पे बताता हूं और सिर्फ सीक्वेंसर बता रहा हूं। फिर इस पे एज रिगार्ड है, ये भी एक सीक्वेंसर है पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले। इन द रिस्पेक्ट ऑफ, ये भी एक सीक्वेंसर है। फिर विजिटिंग अब्रॉड, ये एक जेरंड फ्रेज यूज किया है। इन द सेकंड टेबल, ये भी एक फ्रेज यूज किया है। तो हर पैराग्राफ से पहले सीक्वेंसर या एक फ्रेज यूज किया है ताकि अच्छे बैंड ले सकें। फिर हम नेक्स्ट टूल की तरफ जाते हैं, देखते हैं। ये देखें, पहला मैंने सीक्वेंसर बताया कि इसी तरह आपने अपनी वोकैबुलरी को बड़ा इम्प्रूव करना है, वर्ड बड़े अच्छे यूज़ करने हैं। देखें, आपने नोट करना है और ताकि आप अच्छे से बैंड ले सकें, 7 बैंड ले सकते हैं। तो यहाँ देखें, मैंने वोकैबुलरी को यूज़ किया है, जैसे इलस्ट्रेट्स। मीनिंग में एंड पे जाके बताता हूँ जब हम इसको रीड आउट करते हैं। तो इलस्ट्रेट जो है, मैंने यहाँ एक डिफिकल्ट जो वर्ड है यूज़ किया है। ख़ास पे वर्ब की मैं बात कर रहा हूँ कि जो वर्ब यूज़ करने हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम दे देंगे कि वर्ब आप कौन से यूज़ कर रहे हैं। और फिर इसी तरह डिपिक्ट्स का वर्ब यूज़ किया है, यहाँ पे कंसर्न का यूज़ किया है, स्पेंड यूज़ किया है, फिर एक्सटेंड यूज़ किया है। फिर यहाँ बगैर किसी वर्ब के, इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, जैसे वर है, ये वोज है, वोज वर यूज़ किया गया है विदाउट वर्ब। तो इसको हम वर्ब भी एक माना में कहते हैं, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब है, ऐसे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर वर्ब का यूज़ किया है यहाँ भी। फिर विजिटेड का वर्ड यूज़ किया है, फिर वोज और वर का वर्ब यूज़ किया है। तो इन वर्ब को भी आपने अपने जहन में रखना है, और अगर आप इनको भी जहन में रखकर और नोट करते हैं तो आप बहुत अच्छे बैंड ले सकते हैं। नेक्स्ट जो टूल हमने देखना है अच्छे बैंड लेने के लिए वो ये है कि मैंने यहाँ पे देखें, फिर कुछ एडवर्ब और एडजेक्टिव भी मैंने यहाँ पे लिए हैं। जैसे सच जो है ये एडवर्ब के माना में इस्तेमाल होता है। फर्दर मोर, ये भी ये जो एडवर्ब के माना में मीनिंग में इस्तेमाल होता है। वाइल भी जो है वो एडवर्ब के मीनिंग में। मीन वाइल, ये भी एडवर्ब के मीनिंग में। लाइक, ये भी एडवर्ब है। मोस्ट, ये एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। ओवर, ये भी एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है। इसी तरह वेयर एज, ये भी एडवर्ब है। लीस्ट, ये भी एडवर्ब और एडजेक्टिव के माना में भी इस्तेमाल होता है। तो देखें, पहले हमने सीक्वेंसर देखे, फिर उसके बाद डिफिकल्ट जो वर्ब हैं वो हमने देखी, फिर उसके बाद ये एडवर्ब हमने इसमें ऐड किए। फिर इसके बाद जो तीसरी जो चौथी चीज़ हम देखते हैं वो है कुछ हम डिफिकल्ट वर्ब। पहले हमने सीक्वेंसर की बात की थी, फिर हमने उसके बाद हमने वर्ब की बात की थी, फिर उसके बाद हमने एडवर्ब और एडजेक्टिव की बात की है। फिर
इन्हीं राइटिंग के अंदर हम जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, जैसे द नंबर ऑफ विजिटर, जैसे नंबर ऑफ का वर्ड, ये चीज़ें नोट करने वाली हैं और यही बहुत चीज़ें जो हैं आपको अच्छे मार्क्स देंगी। इसी तरह विजिटर, यानी यहाँ इन्होंने सिर्फ रेजिडेंट का वर्ड यूज़ किया है टॉपिक के अंदर भी, तो हमने विजिटर का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स का वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिगर का वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर इसी तरह ब्रिटेन पीपल, रेजिडेंट की जगह हम ब्रिटेन पीपल लिख सकते हैं, ब्रिटिश पीपल लिख सकते हैं, यूके रेजिडेंट लिख सकते हैं और ब्रिटिश फैमिली लिख सकते हैं। तो इस तरह के हम वर्ब जो हैं टॉपिक के हवाले से हम भी लिख सकते हैं। फिर ये चीज़ें आने के बाद फिर हम देखते हैं यहाँ कि मैंने जैसे कहा था एंड पे कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं हम इसको देखते हैं कि कौन से ऐसे पॉइंट हैं टू फोकस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर आइल्ट्स राइटिंग टास्क, जो आइल्ट्स राइटिंग टास्क के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हैं। इस पे मेरा पहले वीडियो आ चुकी है इन 7-8 पॉइंट्स के ऊपर। मैं फिर सिर्फ ब्रीफली आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, मैं लिंक दे दूंगा ताकि आप इसको अच्छी तरह देख सकें कि अगर 7+ बैंड लेने हैं तो हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको जहन में रख सकते हैं। जैसे अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि आपने जो टॉपिक है उसको अंडरस्टैंड करना है। अगर आपने लिखना शुरू कर दिया और सही अंडरस्टैंड नहीं किया तो सब कुछ लिख के आ गए हैं लेकिन वो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसलिए उस पर 1-2 मिनट लगते हैं। तो ज़रूर पहले फोकस करें कि वो टॉपिक असल में क्या है, अंडरस्टैंड करना उसको बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर जब टॉपिक स्टार्ट करते हैं जैसे उसको रीफ्रेज करें। जब हम टॉपिक की तरफ चलते हैं इसके बाद तो मैं बताऊंगा कि रीफ्रेज मैंने कैसे किया है। तो यहाँ देखें, पहला पॉइंट है टू राइट रीफ्रेज द टॉपिक, यानी पैराफ्रेज भी इसको कहते हैं, रीफ्रेज, यानी जो भी टॉपिक दिया हो उसको हम उसको रीफ्रेज करते हैं। कैसे करते हैं वो इंशाल्लाह हम आगे देखते हैं। फिर उसके बाद है टू बैलेंस द टॉपिक, जितने भी पॉइंट्स टॉपिक के अंदर रिलेटेड टॉपिक हैं उसको हमने बैलेंस करना होता है, तकरीबन सभी को हमने बयान करना होता है। 1-2 पॉइंट को लेकर हमने फिनिश करेंगे तो हमें अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर इसी तरह टू यूज द सिक्वेंसर एंड वोकैबुलरी, जैसे अभी मैंने इस पे बात की है, सिक्वेंसर और वोकैबुलरी यूज करें तो अच्छे बैंड मिलेंगे। टू अवॉइड द ग्रामर मिस्टेक, ये सबसे कॉमन और अहम बात है कि अगर आप ग्रामर मिस्टेक करते हैं तो आपको बहुत कम मार्क्स मिलते हैं। तो इस ग्रामर पे ग्रिप अगर करनी है तो मेरे 200+ जो लेक्चर हैं यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पर तकरीबन आ चुके हैं और ग्रामर पे 150 के करीब मेरे जो लेक्चर हैं ग्रामर के ऊपर आ चुके हैं। आप किसी किस्म का भी ग्रामर लेक्चर मेरा देख सकते हैं ताकि ग्रामर मिस्टेक से बच सकें। इसी तरह डोंट रिपीट द सेंटेंस, बहुत सारे स्टूडेंट हैं अपने इस टॉपिक को कवर करने के लिए बार बार सेंटेंस रिपीट करते हैं। सेंटेंस रिपीट ना करें बल्कि उसमें कुछ चेंजिंग करके मॉडिफिकेशन करके आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन सेंटेंस सेम रिपीट ना करें, इससे मार्क्स नहीं मिलते बल्कि नेगेटिव मार्क्स होते हैं, नंबर कम मिलते हैं, आपको मार्क्स कम मिलते हैं, बैंड कम मिलते हैं। नंबर 6 है टू पे अटेंशन टू गिवन टाइम एंड वर्ड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी राइटिंग टास्क के ऊपर शुरू में लिखा भी होता है कि 150 वर्ड्स तक आपने इसको लिखना होता है, एक्सटेंड करके 160 170 तक ले जाएं, लेकिन इससे ज़्यादा एक्सीड ना करें, प्रोलॉन्ग ना करें। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास लेड पेंसिल होती है, अगर आप 160 170 तक चले जाते हैं 150 तक, तो आप उसको रीचेक करें। वो लेड पेंसिल यानी कच्ची पेंसिल से, लेड पेंसिल से आपने लिखा होता है, अब लिखना भी लेड पेंसिल से होता है वहाँ पे, तो वहाँ आप उसको रेज करके करेक्शन कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम बाकी है। और टाइम आपके पास आप जानते हैं कि 20 मिनट्स होते हैं राइटिंग टास्क 1 में, और राइटिंग टास्क 2 जो है उसमें 40 मिनट्स होते हैं। तो उस पर तो अभी बात हम नहीं कर रहे, तो राइटिंग टास्क 1 पे हम बात करें। टू स्पेल द वर्ड करेक्टली, तो ये सबसे ज़्यादा राइटिंग में देखा जाता है कि इस बच्चे ने राइटिंग जब स्टार्ट की है तो राइटिंग टास्क 1 में इसने वर्ड की कितनी मिस्टेक्स की हैं। तो वर्ड की मिस्टेक से बचना है, कोशिश करनी है कि स्पेलिंग अच्छी तरह याद करके जाएं। और मेरी बहुत सारी वोकैबुलरी जो है वो भी यूट्यूब चैनल पे आ चुकी है, वो भी आप लेक्चर सुन सकते हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको मिल सकते हैं बहुत सारे। लास्ट पे एट लास्ट टू समराइज द टॉपिक, जो लास्ट पे समराइज करना होता है 2-3 लाइंस के अंदर के वो क्या पूरा टॉपिक जो है आपने बयान किया उसको समराइज करना होता है। इस पे डिटेल्स मेरी टॉपिक वीडियो है तो वो आप देख सकते हैं। अभी हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं।
देखिएगा यहाँ जो मैंने टूल्स और टैक्टिक्स बताए हैं, अगर उसको ज़हन में रखकर आप इस टॉपिक को लिखते हैं तो मैं समझूंगा कि आप 7+ बैंड ले सकते हैं। चलिए, टॉपिक जैसे ऊपर बयान किया गया था कि ये चार्ट 1 है और ये चार्ट 2 है। आपका चार्ट 1 जो है इसमें जो विजिट अब्रॉड बाय द यूके रेजिडेंट बाय द पर्पज ऑफ विजिट, के जो यूके के लोग हैं, रेजिडेंट हैं, वो पर्पज़ क्या है कि वो वहाँ जाना चाहते हैं, जिसमें हॉलीडे है, बिजनेस के सिलसिले में जाना चाहते हैं, फिर इसी तरह अपने विजिट टू फ्रेंड एंड रिलेटिव्स हैं कि वो दोस्तों और रिश्तेदारों को मिलना चाहते हैं, फिर अदर रीजंस हैं। ये 4-5 रीज़न दी गई हैं। दूसरा जो है टॉपिक है वो है कि कौन से रीजन में वो जाना चाहते हैं, कौन से इलाकों में वो जाना चाहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहले मैंने टैक्टिक्स बता दिए हैं, टूल बताए, उनको ज़हन में रखकर जब लिखेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छा लिख सकते हैं। द फर्स्ट चार्ट इलस्ट्रेट अ सर्वे ऑफ द ट्रैवलिंग अब्रॉड ऑफ द ब्रिटन्स रेजिडेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ द पर्पज सच एज हॉलीडे, बिजनेस, फ्रेंड एंड रिलेटिव्स एंड अदर रीजंस। तो यहाँ देखें, ये जो टॉपिक लिखा है, जो मैंने कहा था रीफ्रेज करना है, पैराफ्रेज करना है, जिसको हम मॉडिफिकेशन कहते हैं, कुछ चेंजिंग करनी है। आम अल्फाज में अगर रीफ्रेज और पैराफ्रेज को समझना हो तो हम कहते हैं थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है, यानी उसके स्ट्रक्चर में थोड़ी तब्दीली करनी है। तो देखें यहाँ पे इन्होंने शो लिखा, तो हमने इलस्ट्रेट्स, बहुत अच्छा वर्ड है, तो इसको आप ज़रूर यूज़ करें इलस्ट्रेट्स को। तो अगर ये सिंगुलर है पीछे इसका सब्जेक्ट, तो यहाँ एस आएगा। इसकी बहुत सारी ग्रामर क्योंकि लेक्चर आप मेरे देख सकते हैं। तो यहाँ थोड़ी मॉडिफिकेशन की है। तो और उसके बाद देखिएगा सच एज, किन रीज़न की वजह से ये जाना चाहते हैं, जैसे हॉलीडे है, बिजनेस है, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स है। एक ही रीफ्रेज में हमने यहाँ बता दिया ताकि पढ़ने वाले को, एग्जामिनर को ये पता चले कि ये क्या लिखने जा रहा है। द सेकेंड चार्ट डिपिक्ट्स देयर डेस्टिनेशन इन द सेम ईयर्स। और फिर यहाँ डिपिक्ट्स का मॉडिफिकेशन करते हुए डिपिक्ट्स का वर्ड हमने यूज़ किया है, और इसका मतलब भी यही है कि बड़े एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे बयान किया जा रहा है कि कौन कौन से इलाकों में, कौन कौन सी डेस्टिनेशन पे वो जाना चाहते हैं उसी साल में। तो देखिए ये जब मॉडिफिकेशन करके हमने पैराग्राफ लिख लिया, अब देखिए एज फॉर एज हॉलीडे आर कंसर्न, जहाँ तक कि हॉलीडे का ताल्लुक है, ये 15,246 ब्रिटेन विजिटर्स स्पेंड देयर हॉलीडेज अब्रॉड इन 1994। तो यहाँ देखें 1994 में इतने लोग जो है 15,240 जो लोग हैं उन्होंने अपनी हॉलीडे स्पेंड करने के लिए 1994 में वो वहाँ पे गए हैं और उन्होंने अपनी हॉलीडे जो है वो स्पेंड की हैं हॉलीडे के लिए। इतने लोग हैं। फर्दर मोर द नंबर ऑफ द विजिटर एक्सटेंडेड अप टू 20,700 इन 1998। सबको फिर बयान, क्योंकि बड़ा लेंथी है, सबको बयान करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आपने 1994 बयान कर दिया, उसके बाद बाकी आपने एंड पे इन दोनों को भी इसी लाइन के अंदर 1996, 1997, 1998 इन तीनों के एक ही लाइन में हमने कैसे बयान करना है देखिएगा। अगर अलग अलग बयान करेंगे तो वर्ड भी ज़्यादा हो जाएंगे और टाइम भी आपको ज़्यादा चाहिए, तो टाइम कम होता है। तो हमने कोशिश करनी है प्रिसाइज करके इसको बयान कर देना है। जैसे फर्दर मोर, मजीद द नंबर ऑफ द विजिटर एक्सटेंडेड, बड़े हैं अप टू 20,700 इन 1998 में। तो ये इसको भी हमने साथ ही ऐड कर दिया इसके अंदर। तो पता चल गया कि एक्सटेंडेड हो चुके हैं 1998 में। इसी तरह अब हम देखते हैं कि एज रिगार्ड एज द बिजनेस ट्रैवलिंग इन अदर कंट्री, दूसरे मुल्कों में ट्रैवलिंग के लिहाज से, जब बिजनेस के लिहाज से जब वो जाते हैं उसकी बात की जाए, द स्टैटिस्टिक्स ऑफ द यूके विजिटर वर 3,155 है इन 1994 में, वाइल इन 1998 में कितनी हो, इसी दौरान, वाइल का मतलब इसी दौरान, इन 1998 में दिस फिगर वॉज 3,957 थी। तो ये जो है
थोड़े से जो फिगर है वो एक्सटेंड हुई थी, तो हमने सिर्फ उसकी फिगर दोनों की बयान कर दी, क्योंकि 1996, 1997 और 1995 को बयान करना अगर अलग अलग बयान करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पहली फिगर को और एंड वाली फिगर को साथ बयान करते चले जाएं तो आप इसको बड़ी अच्छी तरह कवर कर सकते हैं, ताकि वो सारी चीज़ें जो हैं वो कवर बैलेंस हो जाए। इसी तरह इन द रिस्पेक्ट ऑफ द विजिटिंग टू फ्रेंड एंड रिलेटिव इन अब्रॉड, अगर दोस्तों को मिलने के लिए वो जाते हैं तो 1994 में कितने हैं वो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इन ब्रिटेन पीपल वर द ब्रिटेन पीपल वर 2689 इन 1994 में इतने थे। मीनवाइल इसी दौरान इन 1998 में दे वर 3181, यानी एक्सटेंड हुए हैं, यानी ज़्यादा हुए हैं। तो हमने दोनों की फिगर को बयान कर दिया है कंपेयर करके। इसी तरह जो विजिटिंग अब्रॉड फॉर द अदर रीजन, लास्ट जो अदर रीजन है उसको भी हमने यहाँ बयान किया है बाय द ब्रिटिश पीपल के जरिए जो है 1982 इन 1994 में, और फिर 990 विजिटर इन 1998 में। तो ये थोड़े से बड़े हैं, तो हमने दोनों फिगर को बयान कर दिया ताकि वो जो है बैलेंस हो सके। इसी तरह अब सेकंड चार्ट की तरफ आते हैं। देखें इनके मेन रीजन कौन से थे, उन्हीं जो 1994 से लेकर 1998 तक कौन से रीजन थे जिनमें इन्होंने विजिट किया है। तो इन द सेकंड टेबल में देखें मेन रीजन्स जो इनके इलाके थे, लाइक वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड अदर एरियाज वर विजिटेड बाय द यूके रेजिडेंट। तो इनको तीनों को हमने मेंशन यहाँ कर दिया है। और द मोस्ट विजिटेड प्लेस वाज वेस्टर्न यूरोप इन 1998। यहाँ देखें तो सबसे ज़्यादा जो विजिट किया गया है 1998 में यहाँ विजिट किया गया है ओवर 24,000 विजिटर विजिटेड दिस एरिया। इस एरिया को विजिट किया गया है 90 तकरीबन ओवर का वर्ड यूज किया, यानी इससे ज़्यादा जो है 24,000 विजिट से ज़्यादा लोगों ने इसको विजिट किया है। वेयर हैज़ जहाँ तक कि द लीस्ट विजिटेड रीजन है, जो कम एरिया जहाँ जाया गया है बाय यूके रेजिडेंट के जरिए, वो थी रीजन वोज नॉर्थ अमेरिका बाय द ब्रिटिश फैमिलीज फॉर 1823 इन 1998, यानी इन इलाकों में सबसे कम वहाँ विजिट किया गया है। तो यहाँ हमने दोनों टेबल को प्रिसाइजली बयान करने की कोशिश की है कि ये इसको टाइम जितना हमें दिया गया है उस टाइम के अंदर, और फिर जो है वर्ड को भी कोशिश की गई है कि वो ज़्यादा वर्ड 150 वर्ड से लेकर 170-75 तक हम चले जाएं, लेकिन इससे ज़्यादा ना जाएं। लास्ट में तमाम व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ जो मेरा यूट्यूब चैनल है WSH शेयरिंग, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसका मेरा फेसबुक चैनल है, इसको भी फॉलो करें, पेज है, इसको भी फॉलो करें। और बहुत सारी वीडियो आइट्स की, सर्ड लैंग्वेज की, PTE की और स्पोकन इंग्लिश के लिए भी, और जो है ग्रामर की जो बहुत सारे लेक्चर में आ चुके हैं, ताकि उसको भी आप देखें और आने वाली वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। थैंक यू वेरी मच।